हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सर क्लासेस। डियर फ्रेंड, बात करेंगे यूपी SSC पैट 2023 के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग 100 प्रश्न का कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। पूरा एनालिसिस के साथ क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, जिसमें 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज आपका ये 5th वन प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस क्लास में भी चुनिंदा 100 प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है। आइए इन क्वेश्चंस को विद एनालिसिस सॉल्व करते हैं। आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन क्वेश्चन कहता है, अफगानिस्तान की सरकारी भाषा कौन सी है। देखिए, अफगानिस्तान की जो सरकारी भाषा है वह पश्तो है। पश्तो अफगानिस्तान की सरकारी भाषा है। और अफगानिस्तान में किस संप्रदाय के लोग अधिक हैं, तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय के लोग, किसके सुन्नी संप्रदाय के लोगों की बहुलता है अफगानिस्तान में। ठीक है, चलो। और यहाँ की सरकारी भाषा आपकी पश्तो है। कौन सी भाषा है? पश्तो है। निम्न में से किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? किर्गिस्तान की राजधानी आपकी बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी है? बिश्केक है। ओके। और ये जो निकोसिया है, निकोसिया की राजधानी, ये किसकी राजधानी है? ये आपकी साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस, किसकी? साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। और विक्टोरिया किसकी राजधानी है? ये आपकी हांगकांग की राजधानी। ये बहुत पूछता है, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन से देश की राजधानी कौन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हांगकांग, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। और जो अगाना है, ये गुआम की राजधानी है। गुआम की राजधानी क्या है? गुआम की राजधानी आपकी अगामा है। अगाना। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक हो गई, और साइप्रस की राजधानी निकोसिया हो गई, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया हो गई, गुआम की राजधानी अगाना हो गई। 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, और निम्न में से किस वर्ष आंध्र प्रदेश को विभाजित करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था? तो ये आपका 2 जून 2014 में, किस वर्ष? 2 जून 2014 में किया गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है वह आपका सामूहिक रूप से लोकसभा, क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आप सभी को पता होगा, सिंपल साधारण सरल क्वेश्चन है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें 23 जून की, 23 जून को क्या मनाते हैं भाई? 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आप लिख लीजिए, जब भी क्लास करें तो अपने पास एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम 23 जून को मनाते हैं। और 26 जून की अगर हम बात करें कि 26 जून को क्या मनाया जाता है, यहाँ पे जो मादक द्रव्यों के सेवन, क्या मादक द्रव्यों के सेवन और इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 26 जून को मनाया जाता है। ये जो महत्वपूर्ण दिवस हैं ये सारे ही हम एक क्लास में कर देंगे आपके। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, और आपका जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है वो हम 23 जून को मनाते हैं। 26 जून जो है आपका ये मादक द्रव्यों के सेवन और इनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 26 जून को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वह जिनेवा में स्थित है। कहाँ? जिनेवा में। अगर इसकी स्थापना पूछ ले तब आप क्या बताएंगे? इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। अच्छा, किसने की थी? तो भैया ये भी याद रखना, इनका नाम था हेनरी ड्यूरेंट ने। हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने 1863 ईस्वी में की थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है।
कहाँ है? जिनेवा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है भैया? जगन्नाथ मंदिर जो है आपका वो पुरी, पुरी का मतलब उड़ीसा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। नाम क्या है इनका? गंगदेव। गंगदेव ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यह आपका पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का जो मुख्यालय है आपका वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है वह जब कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करता है तब ये दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन में आपके कौन हो जाएंगे? वो हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। आप सभी को पता होगा जहाँ तक, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? ये डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल। कब की थी? 13 अप्रैल 1699 को, वैशाखी के दिन। डियर फ्रेंड, किसके दिन? 13 अप्रैल 1969 को 1699 को वैशाखी का दिन था जब गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, केशगढ़ में की थी। कहाँ की थी? केशगढ़ में। ठीक है, सारी बातें क्लियर। सिख गुरु ने, किस सिख गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 में वैशाखी के दिन केशगढ़ में की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, भारत में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भारत में लोहे का जो साक्ष्य है वह 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। कब? 1000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और बम्बई के कुछ हिस्सों में कौन सी भूव्यवस्था लागू की थी? तो इन्होंने जो है जमींदारी, कौन सी भूव्यवस्था लागू की थी? वह आपकी, सॉरी जमींदारी नहीं है, यहाँ पे रैयतवाड़ी होना, रैयतवाड़ी है। ठीक है, क्या है? रैयतवाड़ी, इस तरीके से ये लिखा हुआ है, रैयतवाड़ी की थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके समय में हुई थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है आपका, इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वह राइट हो जाएगा। शेर शाह के शासन के समय कौन राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? शेरशाह के शासन में राज्य की जो आय व्यय होती थी, यानी कि कितनी इनकम है, कितना जो है खर्च हो रहा है, इसकी देखभाल आपके दीवाने वजारत करता था। कौन? दीवाने वजारत। ठीक है, और ये आपका जो है लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान भी था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो जाता है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए यहाँ पे आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, और इसके जो प्रमुख नेता थे आपके वो अरविंद घोष थे। इसके ध्यान रहे हमेशा, इसके प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। किसके? स्वदेशी आंदोलन के। लेकिन यहाँ पे अरविंद घोष तो दिया नहीं है, ये पूछ रहा कि मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास में इसका नेतृत्व करने वाले आपके चिदम्बरम पिल्लै थे। कौन? चिदम्बरम पिल्लै। ओके, इन्होंने मद्रास में जो है इसका नेतृत्व किया था, चिदम्बरम पिल्लै ने। बाकी अगर प्रमुख नेता वो आपके अरविंद घोष हैं। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वो आपका स्वदेशी आंदोलन ही था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम है आपका
वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ज्याल रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए जो ज्याल रंग आंदोलन है आपका, ये मणिपुर में, कहाँ? मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये ज्याल रंग आंदोलन कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष जो है कि आंदोलन था, ऐसा नहीं है। ज्याल, आपको बताते चले कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जब वो चल रहा था तो उसके दौरान मणिपुर की जनजातियों ने बहुत अहम भूमिका निभाई, बहुत सक्रिय भागीदारी उन्होंने दिखाई। तो यहाँ पर आंदोलन का जो नेतृत्व था वो नागा जनजाति की एक महिला थी जिसका नाम था गाई दिनल्यू करके था। ठीक है, इन्होंने जो है कि इसका नेतृत्व किया था और इस आंदोलन को ज्यालरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ आपका जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बात है ये 6 अप्रैल, कब की बात है? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून भंग करके औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुभारंभ किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वह बारिंद घोष ने की थी। डिफरेंट किसने की थी? बारिंद घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1907 में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी। ओके, सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। तो बारिंद घोष ने, अच्छा इनके साथ में दूसरा नाम बारिंद घोष के साथ में भूपेंद्र दत्त भी आ सकता है। कौन? भूपेंद्र दत्त। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है बारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त। इन्होंने 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? उसमें भारत में जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। प्रति वर्ग किलोमीटर, ओके, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। निम्न में भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली। क्या है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है यह क्या है? ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। चिनूक निम्न में कहाँ की पवन है? चिनूक जो है वह उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन है। कौन सी पवन? चिनूक पवन उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक वाला देश कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? वह देश आपका ब्राज़ील है डियर फ्रेंड। कौन सा देश है? ब्राज़ील जो है ये विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला देश है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वह आपके उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए निम्न में से किसके द्वारा ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो ग्राम सड़क योजना है ये आपकी 2000 के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी, प्रारंभ की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था 2000 में। ब्रेक इवन बिंदु क्या होता है? देखिए ब्रेक इवन बिंदु का मतलब वह स्थिति जिसमें किसी फर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो, तो ये जो कंडीशन है वो ब्रेक इवन कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रेक इवन कहलाती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वह राइट हो जाएगा। फूलों की खेती कहा जाता है किसको? फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर भैया किसको कहते हैं डियर फ्रेंड? रेशम कीट पालन, जो रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को जो है कि उसकी सुगंध से काफ़ी कई किलोमीटर दूर से उसकी सुगंध से पहचान लेता है ना।
रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को काफ़ी दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन तो सही है कि जो आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है 2015 में शुरू की गई थी। यह योजना राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ की गई थी। बात ये भी सही है, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही है। 2015 में एक चीज़ और याद ऐड कर लीजिए, डेट आपकी 19 फरवरी थी। क्या डेट थी? 19 फरवरी 2015 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। दोनों बातें सही हैं यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो वो जो पंचवर्षीय योजना है आपकी, वह 7वीं पंचवर्षीय योजना है और इस 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय है वो 1985 से 1990 का था। ठीक है, जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? हमने एक क्लास करवाई थी जिसमें शायद 100 क्वेश्चन हमने दिए थे उसके कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। वो क्लास नहीं देखी तो उसको देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे संविधान से रिलेटेड। तो इसमें किस देश के संविधान से आपका संघवाद लिया गया है? तो जो संघवाद है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के अगर निर्माण के समय की बात करें तब ये 22 भागों में विभाजित था, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो ये 24 भागों में विभाजित है। प्रेजेंट में ये 24 भागों में विभाजित है और जब इसका निर्माण हुआ था तब ये 22 भागों में विभाजित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारत संघ में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत संघ में राज्यों की संख्या आपकी 8 है, 28 है। 28 आपके राज्य हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश आपके कितने हैं? 8। राज्य कितने हैं? 28। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के भाग 3 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए, रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने का जो दायित्व है वह उच्चतम न्यायालय पर तथा उच्च न्यायालय पर, दोनों पर ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी रहेगा यहाँ पे वह राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला कौन सा दर्पण होता है? आँख, कान, नाक के जो डॉक्टर हैं वो जिस दर्पण का यूज़ करते हैं वह आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? देखिए, आवृत्ति का मात्रक आपका हर्ट्ज है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, और वहीं पे जो पास्कल है ये किसका मात्रक है भैया? दाब का मात्रक है। नोट कर लीजिए, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल जो है दाब का मात्रक है। ओके, तथा ये जो जूल है आपका, ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद रेडियन जो है कोण का मात्रक है। रेडियन किसका है? कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। ओके, देखिए, दाब का मात्रक पास्कल, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल और कोण का मात्रक आपका रेडियन, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग
होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो आपका टार्टरिक अम्ल होता है उसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति केंद्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अच्छा, बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। आपको बताते चलें, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि कब की थी, तब आप याद रखेंगे 1886 में की थी। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्टमैन ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, 1886 में की थी। लेकिन इसको जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? वो नाम देने वाले दूसरे थे जिनका नाम था बेंडा। ठीक है, बेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारे 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट आज का मिला के इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ रहेगी, इसमें जो भी इनका आंसर रहेगा उसको हम टिक करके ऐसे या फिर डिफरेंट कलर से टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो इनकी जो पीडीएफ रहेगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? देखिए, धान में खैरा रोग हो जाता है, किसान लोग जानते होंगे। धान में खैरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण जो है कि जब जस्ता की कमी हो जाती है तब खैरा रोग हो जाता है। अच्छा, फिर तांबा किससे संबंधित है? तांबा जो है ये आपका नींबू में एक रोग होता है, लिटिल लीफ रोग। मैं आपको यहाँ पे लिख करके बता देता हूँ। लिटिल लीफ रोग एक रोग होता है, लिटिल लीफ रोग, और ये होता है आपका नींबू में। किस में होता है? नींबू में होता है। जब नींबू में तांबे की कमी हो जाती है, नींबू में जब तांबे की कमी हो जाती है तब लिटिल लीफ रोग हो जाता है। किसमें? नींबू में। चलिए, अब बच्चा आपका बोरोन। ये जो बोरोन है ये फूल गोभी में एक रोग होता है। किसमें? फूल गोभी में एक रोग होता है जिसका नाम है ब्राउनिंग रोग, जिसका नाम होता है ब्राउनिंग रोग। ठीक है, ब्राउनिंग रोग जो होता है वो फूल गोभी में बोरोन की कमी से हो जाता है। वहीं पर अब बचा आपका मैग्नीज। मैग्नीज ऐसा होता है, मटर में एक रोग होता है, मार्स रोग उसको कहते हैं। मटर में एक रोग होता है जिसको मार्स रोग कहते हैं। जब मटर में मैग्नीज की कमी हो जाती है तब मार्स रोग हो जाता है मटर को। ओके, सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ऐसे इसको नोट कर लिया करिए। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनाया है। किसने अपनाया है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वह आपका भूटान हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? भूटान। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, निम्नलिखित में से वियंतियान किस देश की राजधानी है? जो वियंतियान है यह आपकी लाओस की राजधानी है। किसकी? लाओस की। फिर आपका जैसे वियतनाम बचा, वियतनाम जो देश है इसकी राजधानी आपकी हैनोई है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे हमने ये चारों देश और इनकी राजधानी लिख दी है। जैसे आपका जो लाओस कंट्री है इसकी राजधानी वियंतिनाम है। ठीक है, वियंतिनाम किस देश की राजधानी है? लाओस की है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। लेबनान की राजधानी बरूत है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। ये आपकी कंट्रीज़ हैं, ये उनकी कैपिटल्स हैं, उनकी राजधानी हैं। ठीक है, 24 जनवरी 1950 से पूर्व उत्तर प्रदेश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? यानी कि 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को किसी और नाम से जाना जाता था और वो नाम था आपका संयुक्त प्रांत। ठीक है, क्या नाम था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 से पहले। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? कितने राज्यों में? आपके 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। कौन कौन से वो 6 राज्य हैं? एक तो आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा आपका कर्नाटक है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा आपका बिहार है और 5वां आपका आंध्र प्रदेश है और उसके बाद तेलंगाना। ये आपके 6 क्या हैं? राज्य हैं जिनमें विधान परिषद विद्यमान है।
चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है डियर फ्रेंड वह लंदन में स्थित है। कहाँ? लंदन में। अच्छा, अगर भाई इसकी स्थापना पूछ ले तब आप क्या बताएंगे? इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है वो लंदन में है और इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है वह आपका कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? कोलकाता पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो भारतनाट्यम है वह आपका तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। किसका? तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान आपका गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो फर्स्ट है वह आपका क्लियर हो गया। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो कलिंग पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र में जब कोई अच्छा करता है तब उसे कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। बेसिन की संधि 1802 निम्न में से किसके बीच हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। जो बेसिन की संधि थी ये काफ़ी प्रख्यात रही और ये अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। आपको बताते चले कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था ये अपनी गद्दी को पुनः पाने के लिए क्या किया, इसने जो है कि अंग्रेज़ों से सहायता मांगी और फिर बात है 31 दिसंबर 1802 की। 31 दिसंबर 1802 को वेलेज़ली की सहायक संधि इसने एक्सेप्ट की और जो है इसको बेसिन की संधि के नाम से जाना गया। तो अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में ये संधि आपकी हुई थी। आपकी नहीं, मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय की और अंग्रेज़ों की। ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? यह आपका शाह आलम द्वितीय। कौन? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो हैं इनके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो यह किसने कहा था? देखिए, वेदों की ओर लौटो ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपको बताते चलें आर्य समाज की स्थापना करने वाले भी स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं। ठीक है। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है। और उन्होंने जो है भारतीयों के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ओके। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या जो है वो आपकी 1028 है। कितनी? 1028 सूक्त हैं हमारे ऋग्वेद में। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। सिंपल सरल साधारण क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है। आप सभी को पता है, जैसा मैंने कई बार बताया कि बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसके प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। अच्छा, इसके नेता और भी थे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए और बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना गया है ना। वो इसके जो है काफ़ी समर्थक वो लोग भी रहे, लेकिन अरविंद घोष जो थे वो इसके प्रमुख नेता थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? इनको जो फांसी थी वह 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब दी गई थी? 1931 को। ठीक है। ये लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला करके 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो था वह संवैधानिक सुधार से संबंधित था। किसे? संवैधानिक सुधार से। और इनको इसका जो दूसरा नाम है आपका वो भारत शासन अधिनियम
इसका दूसरा नाम जो है भारत शासन अधिनियम 1919 भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है यह आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। किसकी रिपोर्ट पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। अगला क्वेश्चन कहता है भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? इसको अधिकार पत्र कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का आधार पत्र बताते हुए इसकी जो है कि कठोर निंदा भी की थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बात क्लियर होती है। ब्राज़ील स्थित सेल्वा क्या है? ब्राज़ील में स्थित सेल्वा जो है वो एक सघन भूमध्य रेखीय वन है। क्या है? सेल्वा क्या है? यह सघन भूमध्य रेखीय वन है जो कि ब्राज़ील में स्थित है। मिल्पा निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? मिल्पा ये आपका स्थानांतरण कृषि के लिए जाना जाता है। और मिल्पा जो है ये स्थानांतरण कृषि का एक प्राचीन रूप इसको कह सकते हैं कि ये प्राचीन रूप है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में जो रहने वाली जनजातियां हैं वो इस कृषि को करती हैं, वो इस खेती को करती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी सिंपल सरल क्वेश्चन। जो लोकटक झील है ये हमारे भारत के मणिपुर में। कहाँ? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। डाउन्स घास का मैदान निम्न में कहाँ पाया जाता है? डाउन्स घास का जो मैदान है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ? डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी रहेगा वह राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है यह आपका जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये प्रारंभ किया गया था। किसमें? राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का प्रारंभ 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्न में से किसका स्थान लेने के लिए किया था? यानी कि किसके स्थान पर भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की थी? तो उसने जो है योजना आयोग, क्या योजना आयोग के स्थान पर भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी। डेट कौन सी थी? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 की बात है। दीनदयाल उपाध्याय, क्या किसकी बात हो रही है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित निम्न कथनों में कौन असत्य है? देखिए, जो आपकी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में कौशल संवर्धन से संबंधित है, ना कि विद्युतीकरण से। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युतीकरण जो वर्ड है, ये शब्द है, इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है आपका वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे विद्युतीकरण नहीं, ये आपका कौशल संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, बाकी इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। इसमें 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को लक्षित किया गया है। ये कौशल विकास से संबंधित, ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है ये गलत है क्योंकि इसमें विद्युतीकरण से संबंधित नहीं सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कृषि उत्पादन में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के लिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? देखिए, जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले है वह विलियम गेट ने किया था। किसने किया था? विलियम गेट के द्वारा हरित क्रांति नाम दिया गया इसको, और ये 1968 में दिया गया। कब? 1968 में। ठीक है, 1968 में विलियम गेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, बैंकिंग क्षेत्र में लोकपाल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो बैंकिंग क्षेत्र में जो लोकपाल योजना है वह 1995 में। देखिए, बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायत सुनने के लिए और जो शिकायतें हैं उनका सॉल्यूशन के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की गई थी। कब? 1995 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से कौन से भाग में विभाजित किया जा सकता है? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आपके जैसे इसमें इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में, जैसे आपका समाजवादी हो गया
और गांधीवादी हो गया, उदार बुद्धिजीवी हो गया, इन सभी श्रेणियों में इसको विभाजित किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संसद के कुल कितने अंग हैं? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या हो जाएगा? देखिए भारतीय संसद के 3 अंग हैं डियर फ्रेंड। कितने? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला आपका राष्ट्रपति, पहला क्या है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है आपका? लोकसभा। ओके, राष्ट्रपति एंड लोकसभा, और उसके बाद आपका आता है राज्यसभा। ये 3 जो हैं वो भारत संसद के अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जो राज्यसभा है ये उच्च सदन कहलाता है, और जो लोकसभा है ये आपका निचला सदन कहलाता है, या ये निम्न सदन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जो राज्यसभा है ये उच्च सदन कहलाता है, और जो लोकसभा है ये आपका निम्न सदन कहलाता है या फिर निचला सदन कहलाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिल करके होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो यहाँ पे संसद के सदस्यों द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में जो राज्य हैं उनको किस आधार पर? तो ये आपका जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ये देखा जाता है कि प्रत्येक राज्य में किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, उसी के आधार पर सीटें दी जाती हैं, सीटें आवंटित की जाती हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या के आधार पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में लक्स किसका मात्रक होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। लक्स जो है आपका ये प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है। इसका प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक आपका लक्स होता है। फिर आपका ज्योति फ्लक्स है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है डियर फ्रेंड। क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम जो है ये किसका? तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। तो बात समझ में आ गई। 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। इनको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कितनी? 746 वाट के बराबर होती है। चट्टान की आयु ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? चट्टान की जो आयु है वह यूरेनियम 235 के द्वारा ज्ञात की जाती है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। चट्टान की आयु यूरेनियम 235 के द्वारा ज्ञात की जाती है। और वहीं पर सोडियम 24 के द्वारा रक्त के थक्के का पता लगाया जाता है। रक्त के थक्के का पता सोडियम 24 के द्वारा लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 आपका बचा। कोबाल्ट 60 के द्वारा रक्त कैंसर को, जो ब्लड कैंसर होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। रक्त कैंसर को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। आर्सेनिक 74 का उपयोग जो है वो ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। और चट्टान की आयु जो है वो यूरेनियम 235 के द्वारा की जाती है। सारे क्वेश्चन क्लियर, सारे ऑप्शन क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज जो है वह आपकी विलियम हार्वे ने की थी। अच्छा, कब की थी ये भी बताते चलिए। 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। वहीं पर जो कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और जो आपका फिलोक्विनॉन है, फिलोक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। और जो रेटिनॉल है ये आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, क्लियर हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनॉन, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। 4 ऑप्शन आपके
क्लियर होते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? देखिए दूध को दुग्ध कहते हैं, पेय कहते हैं, गौरस कहते हैं, अमीय नहीं है। अमीय जो है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है। इसका नहीं है, फिर किसका है? ये आपका अमृत का पर्यायवाची है प्यारे दोस्तों। किसका? अमृत का पर्यायवाची अमीय है। अमृत का पर्यायवाची अमीय है। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? सापेक्ष का सही विलोम शब्द आपका निरपेक्ष होता है। सापेक्ष का सही विलोम शब्द जो है वह निरपेक्ष होता है। निम्न में बाल की खाल निकालना मुहावरे का क्या अर्थ है? बाल की खाल मतलब कि बहुत मीन मेख निकालना, हर एक बात की तह तक जाना, गहराई में घुसते जाना, बात की खाल निकालना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़े दिनों का सुख जो होता है उसका मतलब 4 दिनों की चांदनी है। थोड़े दिनों का सुख, 4 दिन की चांदनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कृपा, कृपा होगी, जी हाँ यही स्त्रीलिंग है ना। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। मेरी मित्र नहीं, मेरा मित्र आया, मेरा काम हो गया, है ना, वो त्योहार आया, ये सभी जो है ये स्त्रीलिंग नहीं आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन कॉक्स बाजार भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? ये बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पूछ रहा है कि किस पड़ोसी देश में स्थित है? वो हमारे बांग्लादेश में है। कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन कॉक्स बाजार बांग्लादेश में स्थित है और बांग्लादेश जो है भारत का क्या है? पड़ोसी है। निम्न में से किस देश की मुद्रा न्यू की पलाओ है? क्या? किस देश की मुद्रा न्यू की पलाओ है? ये जो शब्द लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, न्यू की पलाओ, ठीक है, ये इसका सही लिखा हुआ है। वहाँ पे हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो। न्यू की पलाओ इस तरीके से लिखा है। ये आपकी लाओस की मुद्रा है डियर फ्रेंड। किसकी? लाओस की मुद्रा न्यू की पलाओ है। जबकि जो मालदीव है, मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया है। मालदीव की मुद्रा रुपया है। और ये तो हो गया न्यू की पलाओ। थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड की वहत है। थाईलैंड की वहत है। और बहरीन की दिनार है। बहरीन की क्या है? दिनार। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके क्लियर होते हैं। निम्न में से किस वर्ष जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? कब की बात है? ये आपकी 2019 की बात है। कब से? 2019 की। ठीक है। भारतीय संविधान में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो भारतीय संविधान में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वह आपकी 30 वर्ष है। क्या है? वो आयु आपकी 30 वर्ष निर्धारित की गई है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह आपका लंदन में स्थित है। कहाँ? लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा जो है वह आपका औरंगाबाद यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा स्थित है। भैया इसका निर्माण अगर पूछ ले किसने करवाया था तब आप क्या लिखेंगे? इसका जो निर्माण है वो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, कहाँ करवाया था? किसने करवाया था? औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण करवाया था। है कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन कहता है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो आपका केरल का शास्त्रीय, यानी हम जितने भी शास्त्रीय नृत्य आपके हैं भारत के, किस राज्य का कौन सा नृत्य है इसकी भी क्लास आपको जल्दी ही देने वाले हैं। ठीक है, तो कथकली जो है वो आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आपके अरविंद घोष हैं। कौन? अरविंद घोष हैं। एंड अगला क्वेश्चन कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो ग्रैमी पुरस्कार है वह संगीत के क्षेत्र में जो अच्छा करता है उसको ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग महाजनपद की राजधानी निम्न में कहाँ थी? अंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी आपकी चंपा में थी। कहाँ थी? चंपा में। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट वन। चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष निम्न में कौन थे?
तो वो आपके देखिए इसमें जैसा कि बताया गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है वो आपके वसुमित्र ने की थी। किसने? चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता थी वह वसुमित्र ने की थी। और ये बात है कनिष्क के शासनकाल की। किसके? कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में जो आयोजन हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीत का, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। कुषाणों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के नहीं चलाए? कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता निम्न में कौन हैं? सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कपिल मुनि हैं। कौन? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। और इसके बाद आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था? जो पुर्तगाल का वास्को डी गामा था वह आपका 1498 में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट वही रहेगी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए। और क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइएगा, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया गया? वह आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 था। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करके मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो आज के सुपर 100 क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर होते हैं और इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आपके जैसे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं या जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये सारी क्लासेस भी आपको जल्दी हम कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच।